आज की कक्षा में हम महान दार्शनिक अरस्तु के न्याय सिद्धांत को जानने का प्रयत्न करेंगे। न्याय प्राचीन काल से ही एक जिज्ञासा भरा विषय रहा है। न्याय क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। अरस्तु के गुरु महान दार्शनिक प्लेटो ने जब न्याय की विवेचना की थी, एक विस्तृत अध्ययन के रूप में हमने प्लेटो का न्याय क्या है, ये पहले वाली कक्षा में हमने जब प्लेटो का अध्ययन किया था उस समय हमने पढ़ा था कि प्लेटो ने न्याय किसे स्वीकार किया था। उसने माना था कि न्याय क्या है, अपने संपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या जब उसने की, अंत में निष्कर्ष रूप में उसने यही स्वीकार किया कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। न्याय को देखो किसी निश्चित एक बहुत छोटी सा संक्षिप्त परिभाषा में उसे बंद नहीं किया जा सकता है। उसने विषय का बड़ा व्यापक अध्ययन किया और अंत में जो उसने न्याय का जो अर्थ दिया, जो परिभाषा दी, वो यही दी कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। राज्य के लिए न्याय का होना बहुत जरूरी है। समाज के लिए, राज्य के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक जीवन के लिए प्रत्येक स्थान पर न्याय का बड़ा महत्व है। कहीं न कहीं पर महान दार्शनिक अरस्तु भी प्लेटो से उसने जो विचारधारा ग्रहण किया, उसके विचारों को आत्मसात किया है, उनके विचारों को स्वीकार किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाया है। वो मानता है कि न्याय कानूनी न्याय से कुछ आगे है, कुछ अधिक है। कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। कानूनी न्याय किसका विषय है? वर्तमान समय में जो कानून है उसका विषय है। अरस्तु के लिए न्याय कानूनी से कुछ अधिक है। इसमें कुछ नैतिक विचारों को उसने सम्मिलित किया है और जिसे हमें माने साधुता शब्द। इस साधुता शब्द में अरस्तु का जो न्याय है वो ध्वनित होता है। साधुता शब्द हम लिखा है नैतिक। अरस्तु का न्याय कहीं न कहीं पर नैतिक है और इस प्रकार के विचार रखते हैं बारकर महोदय। अरस्तु के न्याय सिद्धांत की विवेचना करते हुए बारकर ने लिखा है कि अरस्तु के लिए न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित हैं जो साधुता शब्द में निहित हैं, ऐसा उन्होंने माना। अरस्तु के महान विद्वान गुरु प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को राज्य का जीवन का आधार माना था। जब आदर्श राज्य की उन्होंने विवेचना की थी, आदर्श राज्य के बारे में उन्होंने बताया था, तो न्याय को सबसे पहले उन्होंने रखा था और इस पर जो स्तंभ उन्होंने लगाए थे वो हमने पढ़ा है पहले वाली कक्षाओं में। एक तो था शिक्षा और दूसरा था साम्यवाद। और इसके ऊपर उन्होंने जिस भवन की कल्पना की थी वो था उनका आदर्श राज्य। आदर्श राज्य, इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्लेटो ने न्याय को एक नींव के रूप में स्वीकार किया था, एक आधारशिला के रूप में उन्होंने उसे स्वीकार किया है। तो एक संतुलित विचारधारा अरस्तु भी का जो मूल तत्व है, जो मूल आधार है, वो न्याय व्यवस्था रही है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अधिक दिनों तक बिना न्याय के कायम नहीं रह सकती है। तो यदि राज्य को अपनी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं संचालित करनी है तो वहाँ न्याय का होना अपरिहार्य है। तो न्याय से अभिप्राय हम थोड़ा और समझें, वह अपने इसे अरस्तु अपने इस न्याय का जो सिद्धांत है, उसे न्याय की जो परिभाषा है, उसका जो अभिप्राय है, अर्थ है, वो क्या है। अरस्तु ने बहुत सीधे शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है कि जिस प्रकार से विवेकी होना अलग बात है, विवेकी अच्छी बात है, व्यक्ति क्या है, बहुत अधिक विवेकवान है, वह बहुत अधिक बुद्धिमान है, लेकिन उस विवेक का सही दिशा में प्रयोग करना, समाज के लिए उसका प्रयोग करना, ये वास्तविक न्याय है। अरस्तु ने न्याय को हम क्या समझ रहे हैं, साधुता शब्द में देखा है, एक नैतिक आधार के रूप में उसे स्वीकार किया है। और क्या लिखा उन्होंने
कि विवेकी होना अलग बात है और उस विवेक के अनुसार और समाज के हित में उस विवेक का प्रयोग करना दूसरी बात है। जो दूसरी बात है वह वास्तव में अरस्तु के अनुसार क्या है, न्याय है। जो विवेक है उस विवेक का इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए हम उसका प्रयोग करें। अधिक व्यक्ति के पास मान लीजिए व्यक्ति न्याय कब कर पाता है, जब उसके पास में जो विवेक है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को वह और अधिक मात्रा में दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरों को शिक्षित करता है। अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो प्रयोग है वह समाज के सार्थक कार्यों के लिए करता है, तब कहीं जाकर के राज्य में न्याय स्थापित हो पाता है। तो राजनीति के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम है वह न्याय है, तथा न्याय उन बातों में निहित है जिनमें सार्वजनिक हित की अभिव्यक्ति होती है। सार्वजनिक हित मैंने अभी आपको बताया, सार्वजनिक हित, विवेक का समाज के लिए प्रयोग करना। ये वास्तव में अरस्तु अपने जब न्याय की समीक्षा करता है तब वह वहाँ पर पहुँचता है। अरस्तु ने न्याय को राजनीतिक क्षेत्र का सर्वोत्तम तत्व बताकर राजनीति के उत्कृष्ट स्वरूप को और स्पष्ट किया है। तो अरस्तु का जो न्याय है उस न्याय से तात्पर्य क्या हो गया, यह राजनीतिक समुदाय का एक नितांत आवश्यक गुण है। न्याय उस चीज़ का निर्णायक है कि राज्य के लिए औचित्य क्या है तथा राजनीतिक समुदाय को सुव्यवस्थित करने वाला है। न्याय कानून तथा नैतिकता के गुणों के मिश्रण से बनी हुई कोई वस्तु है, वह राजनीतिक समुदाय के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। संपूर्ण न्याय की उपस्थिति राज्य को विकारग्रस्त होने से बचाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या लिखा उन्होंने, न्याय की उपस्थिति राज्य को विकारग्रस्त होने से बचाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार, उसमें कोई दुर्गुण पैदा न हो जाएं, और राजनीतिक जीवन की जो स्वस्थ और कल्याणकारी जो विचारधारा है वो प्राय न्याय से ही पैदा हो सकती है। न्याय का होना, अरस्तु के अनुसार न्याय का होना अपरिहार्य है। व्यक्ति, समाज, राज्य, जब उसने विवेचना की थी अरस्तु ने, तो व्यक्ति के बाद में समाज, और समाज के बाद में जो स्थिति बनती है वो राज्य की। न्याय व्यक्ति में होगा, प्रारंभिक जो इकाई है, तभी उसका स्वरूप समाज में दिखाई देगा, और समाज में जब दिखाई देगा तो जब आगे चल करके की विचारधारा बनेगी राज्य के लिए, तो इस प्रकार का जो राज्य होगा वह एक उत्तम राज्य होगा। एक सुखद राज्य की स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है। अब आगे उन्होंने अपने इस सिद्धांत को बढ़ाते हुए न्याय का वर्गीकरण किया है। महान दार्शनिक प्लेटो ने, जो इनके गुरु थे, उन्होंने न्याय का कहीं पर वर्गीकरण नहीं किया। ये एक वैज्ञानिक विचारक हैं। जिस प्रकार से हमने संविधानों का वर्गीकरण पढ़ा था उसी प्रकार से इन्होंने और न्याय को भी बांट दिया। न्याय का इन्होंने वर्गीकरण किया है। न्याय का वर्गीकरण, न्याय को उन्होंने जब वर्गीकृत किया है अपनी पुस्तक एथिक्स में, एथिक्स पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया। न्याय का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसका विभाजन किया। न्याय को उन्होंने दो भागों में बांटा, सामान्य न्याय और दूसरा है विशिष्ट न्याय। कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जिनका विभाजन करना बहुत मुश्किल कार्य है। जिस प्रकार से जो सामान्य इच्छा, आज की कक्षाओं में जब हम महान दार्शनिक रूसो को पढ़ेंगे तो रूसो ने भी सामान्य इच्छा का वर्गीकरण किया। इच्छा का उन्होंने वर्गीकरण किया है आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा के रूप में। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने न्याय का वर्गीकरण किया। उसने दो भागों में बांट दिया एथिक्स पुस्तक में। पहला सामान्य न्याय और दूसरा क्या है, विशिष्ट न्याय। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य न्याय वास्तव में है क्या। सामान्य न्याय अरस्तु के अनुसार ये संपूर्ण अच्छाई है। संपूर्ण अच्छाई, मनुष्य के जितने भी सद्गुण आते हैं उन सभी सद्गुणों का यह समूह है। मनुष्य के जितने भी जो सद्गुण हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, उनका यह समूह है। एक समूह के रूप में है
सामान्य न्याय की हम बात करें, यह संपूर्ण अच्छाई है, ये सद्गुण है, संपूर्ण सद्गुणों का समूह है, सद्गुणों का समूह स्वीकार करते हैं अरस्तु। सामान्य न्याय की जब उन्होंने विवेचना की है तो उन्होंने लिखा है कि इसमें सब सद्गुण आ जाते हैं और सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है, यह पूर्ण रूपेण से संपूर्ण अच्छाई है, क्योंकि यह संपूर्ण अच्छाई का अभ्यास है। संपूर्ण इस अर्थ में कि इसमें युक्त व्यक्ति अपनी अच्छाई का अभ्यास न केवल अपने हित में करता है बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी वह इसका प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में अच्छाई के सब कामों, सभी सद्गुणों तथा समग्र साधुता को ही अरस्तु सामान्य न्याय मानता है। संपूर्ण परिवेश, संपूर्ण अच्छाई, ये सभी किस में आ जाते हैं? सामान्य न्याय में आ जाती हैं। दूसरा उन्होंने जो न्याय का जो प्रकार रखा हमारे सामने वह है विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय यह सामान्य न्याय का ही एक भाग है, उसी का अंग है। विशिष्ट न्याय के लिए उन्होंने लिखा है कि न्याय का यह दूसरा जो वर्ग है विशिष्ट न्याय, यह सामान्य न्याय का ही एक अंग है। विशिष्ट न्याय संपूर्ण अच्छाई का ही एक पहलू है जिसकी उपस्थिति मनुष्य को अन्य लोगों के साथ उचित व्यवहार और समन्वय करना सिखाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह विशिष्ट न्याय के अंतर्गत उन्होंने बताया है। हम ये मानें कि विशिष्ट न्याय किसके अंतर्गत आ गई, किसके अंतर्गत समाहित है? सामान्य न्याय के अंतर्गत वह समाहित है। तो विशिष्ट न्याय एक सामान्य न्याय में तात्विक आधार पर हम बात करें तो किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसके अंतर का जो प्रमुख आधार है वह इसका केवल क्षेत्र है, इसका केवल स्कोप है, केवल क्षेत्र है। जहाँ सामान्य न्याय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मनुष्य को संपूर्ण अच्छाई को सन्निहित करने वाला है, वहीं विशिष्ट न्याय का क्षेत्र सीमित है। यह सीमितता है, यह विस्तृत है। सामान्य न्याय विस्तृत है और जो विशिष्ट न्याय है ये कैसी है? ये संकुचित है। राजनीति विज्ञान के सुधी पाठकों, अरस्तु ने जब अपने न्याय का विवेचन किया, अपने न्याय सिद्धांत को उन्होंने रखा, तो ये निसंदेह हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेरणा उन्होंने ग्रहण की थी, अपने गुरु से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा विशाल बना दिया। कहीं न कहीं पर देखो वह कानून से भी इसे जोड़ के मानता है, क्योंकि प्लेटो कानून को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अरस्तु ने कानून को स्वीकार किया। लेकिन उसे ये भी पता था कि जब तक जो सद्गुण हैं, जो नैतिक दृष्टिकोण है, उस नैतिक दृष्टिकोण को हम उसमें समाहित नहीं करेंगे, न्याय का जो दृष्टिकोण है वह एक विकसित रूप, एक विशाल दृष्टिकोण है, वो नहीं ले पाएगा। क्योंकि देखो ये क्या एक विशालतम दृष्टिकोण है, न्याय कभी भी संकुचित नहीं हो सकता है। प्लेटो जैसे जो विचारक थे उनका तो ध्येय यही था कि न्याय क्या है, उसका अधिवास क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं उसकी जो साधना थी, उस साधना को पूरा करने का जो कार्य है, हमें महान दार्शनिक अरस्तु जो कि उनके शिष्य हैं, उनके विचारों में हमें पाते हैं। आगे चल करके अरस्तु ने विशिष्ट न्याय को भी दो भागों में बांट दिया। पहला उन्होंने रखा वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय, और दूसरा उन्होंने रखा संशोधनात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय। एक वैज्ञानिक विचारक और उसी प्रकार से अपनी शैली के अनुसार, अपने अध्ययन की शैली के अनुसार उन्होंने जो विवेचना की है, न्याय का जो वर्गीकरण उन्होंने किया वो अपने आप में बड़ा बेजोड़ है, बड़ा अनुपम है। हम राजनीति विज्ञान के जो पाठक हैं, जो वर्तमान समय में अध्ययन कर रहे हैं, वो ये हम जानने का प्रयत्न करें कि एक कितना जटिल विषय, न्याय जैसा जो विषय है, बड़ा जटिल विषय है, उसको अरस्तु ने वर्गीकृत किया, उसका उसने बंटवारा किया, पहले सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय में, और फिर आगे चल करके विशिष्ट न्याय को भी पुनः दो भागों में उसने बांट दिया, उसे वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। अब हम जानते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वितरणात्मक न्याय क्या है। वितरण का सीधा सीधा जो अर्थ है वो है विभाजन या उसका किसी वस्तु का बंटवारा करना, अलग अलग भागों में उसे बांट देना, ये वितरण होता है। अब वितरणात्मक साथ में न्याय शब्द लगा हुआ है, बांटना किसे है, विभाजन किसे करना है, समझने का प्रयत्न करें। वितरणात्मक न्याय क्या लिखा अरस्तु ने? राज्य को चाहिए
राज्य को चाहिए कि पद, सम्मान, राज्य को चाहिए कि जो पद है, सम्मान है, उनका वह न्यायोचित तरीके से वितरण करे, बंटवारा करे। जो भी लाभ होता है, पद है, लाभ है, सम्मान है, इनका जो बंटवारा है वो न्यायोचित तरीके से करे। वर्तमान समय में हम देखते हैं न्याय की जो स्थिति है, न्याय का जो स्तर है उसमें बहुत अधिक मात्रा में गिरावट आ रही है। कहीं न कहीं पर अरस्तु का उद्देश्य वितरणात्मक न्याय को लेकर के यही था। राज्य को चाहिए कि पद, लाभ, सम्मान, इनका बंटवारा न्यायोचित तरीके से करे। वास्तव में जो पात्र है, जो हकदार है, जिसे जो वस्तु मिलनी चाहिए, जिसे जो स्थान मिलना चाहिए, पद, स्थान, लाभ, जो व्यक्ति योग्य है, योग्यतम की पूजा होनी चाहिए, भले ही वो न्यायिक सेवा में है, प्रशासनिक सेवा में है, किसी भी स्थान पर है, समाज के लिए, राज्य के लिए तभी वह कल्याणकारी हो सकता है। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय पर बहुत अधिक बल दिया, क्योंकि यह वह स्थिति है जिसके कारण से राज्य को खुशहाल बनाया जा सकता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होगी और वह अपनी योग्यता के अनुसार जब उसे राज्य के द्वारा वापस मिलेगा, हम देख रहे हैं कुछ नाम उसने रखे, पद है, स्थान, लाभ, सम्मान, उसने कार्य किया, किसी व्यक्ति ने कार्य किया, अपने विवेक का उसने प्रयोग किया समाज के हित में, और राज्य ने वास्तव में उसकी प्रशंसा की, उसे प्रमाण पत्र दिया। व्यक्ति की जो आंतरिक जो भावनाएं हैं वो बड़ी प्रफुल्लित हो उठती हैं और वो हमेशा सही कार्य करेगा। दूसरी स्थिति तब बनती है जब वास्तव में व्यक्ति योग्य नहीं है, उसके बावजूद उसका सम्मान कर देना, उसकी हित साधना कर देना, लाल फीताशाही, वर्तमान समय में जो भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं, वो विषमताएं यहाँ पर पैदा हो जाती हैं। इसीलिए अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय पर बहुत अधिक मात्रा में बल दिया। दूसरा जो उन्होंने माना वितरणात्मक न्याय के बाद में संशोधनात्मक न्याय। ये संशोधनात्मक न्याय ये वह न्याय है जो संपूर्ण राज्य के लिए जो नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उनकी, और राज्य किस प्रकार से उन कानूनों को राज्य में संचालित करवाता है। कानून बनने मात्र से कानून नहीं होता है, उस कानून का पालन करवाना वास्तव में क्या है, न्याय है। तो समय के अनुसार उस न्याय की जो पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होना जरूरी है। संशोधनात्मक न्याय के द्वारा राज्य के जितने भी नियम निर्माण हैं, जो नीति निर्धारण हैं, वो होते हैं। तो इसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। यह राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उनमें संशोधन करता है। तो इस न्याय को व्यवहार में लाते समय व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। उनके व्यक्तिगत गुणों अथवा उनके द्वारा राज्य के लिए की गई सेवाओं को इस न्याय के वितरण के समय किंचित न्याय में भी ध्यान में नहीं रखा जाता। अनेक उनके जो अपराध हैं, उनकी गुरुता अथवा लघुता को ध्यान में रखकर ही उनके लिए समुचित दंड की व्यवस्था की जाती है। अतः संशोधनात्मक न्याय का प्रमुख उद्देश्य यही है कि वह पीड़ित व्यक्ति के कष्टों का परिरोधन करे एवं उन लोगों के लिए समुचित दंड विधान की व्यवस्था करे जिन्होंने दूसरे लोगों को अपने आचरण और व्यवहार से कष्ट पहुंचाया हो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे सज़ा हो। जो निर्दोष व्यक्ति हैं उन्हें किसी भी स्थिति में सज़ा न मिले। कानून का जो स्वरूप है वो इस प्रकार का होना चाहिए। तो अपनी एक विचारधारा में, एक व्यापक विचारधारा में महान दार्शनिक अरस्तु ने जो न्याय की हमारे सम्मुख विवेचना की, उस विवेचना में देखो प्लेटो और अरस्तु की जो न्याय की जो व्यवस्था है उसमें हम कह सकते हैं बड़ा अंतर है। प्लेटो और अरस्तु दोनों के दर्शन में न्याय का प्रयोग निश्चित रूप से नैतिकता और सद्गुणों के संदर्भ में किया गया है, ये हमने पढ़ा भी है। और दोनों के न्याय का जो विषय विचार था वो भी हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत अधिक बल दिया कि राज्य में व्यक्ति की स्थिति और पुरस्कार का निर्धारण गुण, योग्यता और क्षमता को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर भी है। प्लेटो का जहाँ न्याय है वो कर्तव्य की पुकार है, कर्तव्य मूलक न्याय की बात की है प्लेटो ने, जबकि अरस्तु का जो न्याय है वह अधिकार मूलक न्याय है।
प्लेटो स्वधर्म के पालन पर जोर देता है, अरस्तु अधिकार की प्राप्ति पर। प्लेटो ने क्या लिखा? प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। तो वह स्वधर्म के पालन पर जोर देता है, जबकि अरस्तु अधिकारों की प्राप्ति पर। प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया, जबकि अरस्तु ने आनुपातिक समानता को महत्व दिया है। प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जबकि अरस्तु का जो न्याय है वो पूर्ण न्याय भी कानूनी है, क्योंकि उसने कानून के पालन को ही न्याय स्वीकार किया है। तो अरस्तु की न्याय धारणा एक बाह्य वस्तु के रूप में प्रकट होती है, जबकि जो प्लेटो का न्याय था वह एक उसकी आंतरिक अवधारणा थी, उसके अंतरात्मा की आवाज़ थी। हमें इस कक्षा के माध्यम से ये कह सकते हैं कि प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु न्याय रहा है। प्लेटो ने रिपब्लिक को न्याय पर ही आधारित किया, जबकि अरस्तु के चिंतन में न्याय एक पहलू मात्र है, केंद्र बिंदु नहीं है। प्लेटो ने न्याय को अपने आदर्श राज्य में जितना महत्व दिया उतना अरस्तु ने नहीं दिया है। धन्यवाद।